अच्छा, एक चीज डिस्कस कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। असल में होता भला क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जिसने किया है ना, उसको मैं बताने लगा हूँ। बाकी तो सवाल आपने ठीक हो गया। कहते जी डिविडेंड के बारे में बताया नहीं हुआ था लेकिन क्वेश्चन के अंदर लिया गया। ठीक है, पहले नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर उसने एक गलती की हुई है, बुक के अंदर एक मिस प्रिंटिंग है, यानी गलत। वो जो कैश डिविडेंड है वो माइनस नहीं होना चाहिए था, उसने किया हुआ है कैपिटल में से, शेयर कैपिटल में से ऐड या जो भी किया हुआ वो नहीं करना चाहिए था। वो सिर्फ रिटेन अर्निंग टू कैश आता है। इसके अंदर आप ये देखें जरा, अगर सवाल पे फोकस करें, होता यह है कि आपके पास रिटेन अर्निंग होता है, इसमें बहुत सारी चीजें प्लस माइनस होती हैं। ठीक है, हम प्लस नेट प्रॉफिट करते हैं, माइनस अगर डिविडेंड हो तो वो भी करते हैं। हमारे पास ब्रॉड ऑन होता है और हमारे पास क्या आ जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन जब हम पहले करते हैं तो हम नॉर्मल ये कर रहे थे, हम नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे, हमारे पास कैरी डाउन आ जाता। ठीक है, अगर आप मुझे ये बताएं, ये हमारे पास 180 पड़ा हुआ है ये वाला एंड पे। ठीक है, अब 180 में मैं इस साल का प्रॉफिट अगर ऐड करता हूं तो क्या 240 बनता है या नहीं। अपना कैलकुलेटर निकालें, 180 प्लस 85 तो 240 बनना चाहिए। ज्यादा बन रहा है, 25 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है 25 उसने डिविडेंड दिया होगा। देखिए ना, ऐसा ही होता है ना, हमारे कैरी ऑन में, ब्रॉड ऑन में नेट प्रॉफिट ऐड तो कैरी ऑन आ जाना चाहिए। गलतियों के साथ भी अगर देखें तो गलती तो उसने की हुई है। तो हमारे पास अब देखें 240 में अगर 65 ऐड करके 275 बन जाता है, इसका मतलब है रिटेन अर्निंग के अंदर कोई और चीज प्लस माइनस नहीं हुई। लेकिन अगर डिफरेंस आ रहा है तो फिर किसका डिफरेंस होता है, डिविडेंड को, और भी हो सकता है लेकिन बेस्ट क्या होता है डिविडेंड। पिछले क्वेश्चन में इसलिए नहीं किया कि पिछले क्वेश्चन के अंदर वो खुद बराबर आ जाता, वो डिफरेंस आता ही नहीं था। ठीक है ना, पिछले जितने भी सवाल देखें, आप पिछले रिटेन अर्निंग में अगले प्रॉफिट ऐड कर दें, आपका सवाल हल हो जाता है। वो तो डिविडेंड बेसिकली रिटेन अर्निंग के अंदर हम बनाते हैं ना, रिटेन अर्निंग का मतलब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे और रिटेन अर्निंग माइनस डिविडेंड माइनस करेंगे। तो जो मर्जी लेके तो रिटेन अर्निंग में से तो माइनस होना है ना, और आप सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाना है, चाहे वो कैश डिविडेंड है चाहे वो बोनस है। सर हम कुछ प्रॉफिट लेंगे फिर वो रीस्टेटमेंट वाला नहीं देंगे। देखिए ना, अभी तो हमने ये देखना है कि जो उसने प्रॉफिट फाइंड किए हुए हैं, उसने तो गलत तरीके से फाइंड किए हुए हैं ना, उनका वही डिफरेंस, उसने तो इसी को प्लस माइनस करके फाइंड किया हुआ है। तो डिविडेंड तो बेसिक किसके पर किस पर करता है, शेयर कैपिटल के ऊपर, तो डिविडेंड तो वही रहेगा जो पहले आएगा। तो रीस्टेट करके तो हमें पता नहीं कौन कौन सी वैल्यू मिल जाए। हाँ, इसका अगर आप कम्युलेटिव फैक्ट ले लोगे तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है। हाँ, अगर कम्युलेटिव फैक्ट लेते हैं तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है। फिर भी जब डिफरेंस लेते हैं ना तो वो जो डिफरेंस आ जाता है वो डिविडेंड के नाम से लिख देंगे। हाँ जी, थोड़ा सा इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं जी। तो गलत वाला डिविडेंड डिविडेंड ठीक था, प्रॉफिट गलत थे। डिविडेंड किसके ऊपर बेस करते हैं, शेयर कैपिटल के ऊपर, वो तो शेयर कैपिटल में प्लस माइनस होकर आया होगा, उसी पर बेस बना होगा। अच्छा, थ्योरेटिकल पोर्शन देख लें, जो आपने थोड़ा सा बस कंसीडर करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ तो मैंने आपको बता दी हैं चीजें, इसके एमसीक्यूज लाजमी करिएगा। हाँ जी, असाइनमेंट मैंने रखवा दिया है, वो असाइनमेंट भी ले ले अपनी। ये पेज हम कर चुके हैं जी। अच्छा, इसकी बेसिक एग्जांपल सारी लाजमी करनी है आपने। अच्छा, इस पैराग्राफ में भी शायद आपके एमसीक्यूज बन जाए।
कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कौन कौन सी लिखनी है ये बताना चाह रहा है। पेज नंबर है ये 311 311। An entity shall include comparative information for narrative and descriptive information if it is relevant to the understanding the current period financial statement। कहता है पिछले सालों की आपने नैरेटिव फॉर्म का मतलब होता है वो जो अंग्रेजी में लिखनी चीजें होती है नरेशन, और डिस्क्रिप्टिव डिस्कस भी करके बताएं कि आपके पास अगर वो करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जरूरी है तो, कि आपने रट्टा नहीं लगाना, बस एक दफा पढ़ के भूल जाना है, पेपर में अगर सामने आ जाएगी तो फिर समझ लग जाएगी कि ये चीज हम पढ़ चुके थे। An entity shall present a minimum 2 statement of financial position, minimum 2 statement of financial statement, financial position, 2 statement of profit or loss, other comprehensive income, 2 separate SOPL। ये जहां तक बात समझ लग गई। if presented, अगर वो पॉसिबल है तो 2 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड रिलेटेड। कहता है नॉर्मल जो कंपैरेटिव है ना, नॉर्मल कंपैरेटिव वो कम से कम 2 सालों की स्टेटमेंट आपने बनानी, ठीक है की बात, इस साल की। और आगे देखें, एन एडिशनल 3rd स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर आल्सो रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल का, और पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस से क्या मुराद है, तीसरा साल, क्योंकि 3rd ईयर का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। 3rd ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। आगे भी वो कह रहा है बनाना भी किसके अंदर है, सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन। कब, कहता है जब आप अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसी या मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट या रिक्लासिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है इसमें कुछ भी काम करें आपको, वैसे नॉर्मल हर की 2-2 सालों की बनानी है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले साल का ओपनिंग भी लिखना है। और पिछले साल का ओपनिंग लिखने से क्या मुराद है, 3 सालों की स्टेटमेंट। मुझे याद है एक मेरे दोस्त का इंटरव्यू था, अब उसने, क्योंकि वो सीए का था, तो इंटरव्यू देने गया था पंजाब कॉलेज में, जॉब आई थी उसके। अब उसने कहा जी फाइनेंशियल पोजीशन की ना कितने सालों की स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब वो कहता है बाकी सब के लिए 2 चाहिए होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में 3 साल चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, गलत है, 3 साल किसी जगह भी नहीं लिखे हुए, 3 साल किसी जगह नहीं लिखे हुए। अब यहां पर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है और ये स्टैंडर्ड का पैराग्राफ है, ये स्टैंडर्ड के पैराग्राफ के नाम लिखे हुए, 3 साल नहीं लिखे हुए। वो जो तीसरा साल है उसको एक डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, एडिशनल 3rd स्टेटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। अब वो भोली तबीयत के मालिक जो वहां पर बैठे थे इंटरव्यू लेने वाले, वो सीए के थे नहीं। अब वो कहते कि आपने जवाब भी गलत दिया, और इस बहस पर उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया, क्योंकि उसने बहस शुरू कर दी ये बात समझाते समझाते कि जो प्रीसीडिंग ईयर का बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग ईयर होता है वो उससे पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस ही होता है, वही लिखना होता है, वही साल का नंबर भी हम वही लिखते हैं, लेकिन वो नहीं माने। ये बात आपको पहले ही पता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी व्हेन अलाउड, an entity shall change accounting policy कब, if change is required by IFRS या result providing reliable और more relevant। कहते हैं अगर आप खुद से चेंज करोगे, वॉलंटरी चेंज करोगे, तो आप क्या बताना जरूरी है कि रिलायबल, और अगर स्टैंडर्ड कह दे कि तो मान जाओ चाहे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है या नहीं है। कहते हैं however the following are not change in accounting policy। ये इंपॉर्टेंट है जी, क्या इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं इस चीज को आपने ये नहीं समझना कि ये रेलिवेंट यानी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। मिसाल के तौर पर आपने एक पहली दफा पॉलिसी अडॉप्ट की है, फर्स्ट टाइम, पहले कुछ वो चीज थी नहीं, और वो जो फर्स्ट टाइम पॉलिसी अडॉप्ट की है उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहते। देखें वो कहता है
The application of the new accounting policy for transaction and event did not occur previously या are immaterial. कहते या तो कोई इफेक्ट, बहुत खास इफेक्ट नहीं आ रहा, या आपने पहले कभी वो पॉलिसी अप्लाई नहीं की थी, अब अप्लाई कर रहे हो पहली दफा, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा. दूसरी बात वो कह रहा है, application of an accounting policy for transactions and event that differ in substance from those previously occurring. कहता है जो पहले अकर हो रहा था, ये जो पहले काम चल रहा था, अब ये जो नई सिचुएशन है ये बिल्कुल डिफरेंट है. उसके लिए आप अपनी डिफरेंट कोई नई पॉलिसी लेके, जैसे फाइफो मेथड है, वेटेड एवरेज है, अब फाइफो से वेटेड एवरेज आना या वेटेड एवरेज से फाइफो पे जाना, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है. अब मसला ये हुआ, एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर आ गया, नए रूल्स आ गए, नया रेगुलेशन आ गया, और आपने उनको फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया है, तो वो कहेगा ये आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर रहे, बल्कि अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, पहली दफा अप्लाई कर रहे हो, तो उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं समझा जाएगा. ये आ सकता है कि वो ना लिख देगा कि ये काम हुआ है, तो क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, या अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आएगा. उसके बाद एप्लीकेशन IFRS CS को एक नजर पढ़ लेना. सर ये जो लिखा रिक्वायर्ड बाय IFRS, इसका क्या मतलब है? मतलब स्टैंडर्ड ने हमको अप्लाई किया है. स्टैंडर्ड से पूछेंगे क्या? नहीं, स्टैंडर्ड ने अप्लाई कर दिया है कि जैसे पहले ना एक लाइफो मेथड होता था इसके अंदर, इन्वेंट्री के अंदर, अब स्टैंडर्ड ने उसको खत्म कर दिया. इसका मतलब अब हम या तो फाइफो लॉग अप्लाई करेंगे या वेटेड एवरेज अप्लाई करेंगे. तो ये होता है स्टैंडर्ड की तरफ से एप्लीकेशन. गिवन अस डिस्क्लोजर पे आ जाए. अच्छा, ये चीज आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कहता है क्या क्या चीजें, डिस्क्लोजर का लफ्जी मतलब कोई बता सकता है? कई दफा मैंने बताया है. कौन कौन सी बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होनी चाहिए रिलेटेड टू कोई भी स्टैंडर्ड हो. कहता है अगर आपने IFRS ने चेंज किया है तो कौन कौन सी बात आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखनी है, और अगर आपने खुद से चेंज किया तो कौन सी बात. पहली बात वो कहता है अगर कोई स्टैंडर्ड चेंज हुआ है तो स्टैंडर्ड का नाम लिखना है, टाइटल ऑफ द IFRS, ये नाम लिखना है कि भाई इस स्टैंडर्ड के तहत ये पहले वाली एप्लीकेशन ये थी, अब नई एप्लीकेशन ये. दूसरी बात कहता है नेचर ऑफ द चेंज लिखनी है या नहीं. नंबर 1 आपको पता लिखनी है, दोनों केसेस में लिखनी है. फिर आप देखें व्हेन एप्लीकेबल. अब देखो जब स्टैंडर्ड चेंज होता है ना, तो एक डेट आती है कि इस डेट के बाद ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएगा. जब भी कोई नया स्टैंडर्ड आता है, नहीं जैसे हमारी ये स्टडी स्कीम चेंज हुई है, तो उसकी एक इफेक्टिव डेट आएगी कि भाई इस डेट के बाद नई पॉलिसी अप्लाई हो. कहता है अगर तो IFRS चेंज हुआ है तो कब अप्लाई होना है वो बताना जरूरी है, लेकिन अगर आपने खुद से कोई चीज चेंज की है तो बताने की जरूरत नहीं है. जहां पर टिक किया हुआ है इसका मतलब है ये लाजमी डिस्क्लोज करना है, और जहां पर टिक नहीं किया हुआ इसका मतलब है इसकी डिस्क्लोजर की जरूरत. तो आपके MCQs में आ जाएगा, वो एक लिख देगा और कहेगा किस में इसको चेंज यानी डिस्क्लोज करना है और किस चीज के तहत डिस्क्लोजर नहीं देना. The reason why the new accounting policy provide reliable and more relevant information, जाहिर सी बात है वो किस में होगा, वॉलंटरी चेंज में, क्योंकि स्टैंडर्ड तो किसी की मानता नहीं है, चाहे रिलायबल इंफॉर्मेशन हो या ना हो, अप्लाई करना ही करना है. लेकिन अगर आपने चेंज किया है ना, तो आपने ये भी बताना है कि क्यों आपने चेंज किया, और उससे ये रिजल्ट मोर रिलायबल बनेगा. कहता है फॉर द करंट पीरियड एंड प्रीवियस पीरियड द एक्सटेंट ऑफ प्रैक्टिकेबल अमाउंट एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कहता है जो चीजें हमने एडजस्ट करनी है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो रेट्रोस्पेक्टिवली वो दोनों केसेस में करनी. द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल टू एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड बिफोर दोज प्रेजेंटेड. पिछले कितने सालों में आपने वो एडजस्टमेंट करनी है, रेट्रोस्पेक्टिवली करनी है ना, तो पिछले कितने सालों में आपने एडजस्टमेंट करनी है वो भी लिखना है. इफ रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल. कैसे इम्प्रैक्टिकेबल होता है? रिकॉर्ड नहीं मिल रहा होता हमें.
The circumstances that led to existence of the condition description how from when the change in accounting policy has been applied. कहता है पिछले सालों पर अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं हो रही ना, 10 साल पहले एरर हुआ था, आज पता चला, तो इससे क्या मसला आएगा भला? अब हो सकता है पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड हमें, तो फिर आपने ये बताना है कि किस साल से हम रीस्टेट कर रहे हैं। अगर आपको सारे सालों का रिकॉर्ड मिलेगा, सबको रीस्टेट करना है, और अगर आपको सब सालों का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो फिर हमने क्या लिखना है, किस साल से रीस्टेट करना जरूरी है। ये भी दोनों केसेस में लिखना है। कहते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड नीड नॉट रिपीटेड दीज डिस्क्लोजर। कहते हैं सब्सिक्वेंट ईयर में रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जिस साल चेंज आएगा सिर्फ उस साल लिखेंगे। इसमें अगर आप सिर्फ 2-3 चीजें हैं, टाइटल ऑफ द IFRS जो चेंज है, फिर उसके बाद when applicable और रीजन फॉर रिलायबल और रेलिवेंट, बाकी सारे दोनों केसेस में है। IFRS का टाइटल कब देने हैं, जब आप चेंज करोगे या स्टैंडर्ड परमिट करेगा। एप्लीकेशन की डेट कब बताओगे, स्टैंडर्ड में, और रिलायबल इंफॉर्मेशन है या वो किस में बता दो ना, वॉलंटरी चेंज। नेक्स्ट है जनाब, बाकी तकरीबन शायद चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है पढ़ना, ये एक नजर पढ़नी है बस, बाकी चीजें ये एरर के डिस्क्लोजर हैं जी। द नेचर ऑफ द एरर, वो कहता है फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, एक्सटेंट ऑफ जहां तक प्रैक्टिकेबल है, अमाउंट ऑफ करेक्शन डिस्क्लोज करनी है, और जहां तक वही बात है कि जहां तक पॉसिबल है वहां तक लेना है। ये बस एक नजर पढ़ लेना, ये इतना जरूरी नहीं है। इसकी एग्जांपल सारी करनी, एग्जांपल कोई नहीं छोड़नी, क्योंकि ये एग्जांपल से पेपर बन के आ जाता है। ठीक है, चले जी, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया कंप्लीट। आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वो आपने अपने नोट्स कलेक्ट कर लेने हैं, और उसके सवाल हमने सारे ही करने हैं ऑलमोस्ट। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप उसके सवाल हम करना शुरू कर दें। अभी 1-1 साल का पेपर करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर सारी एक दफा कंप्लीट कर देंगे। 6 चैप्टर्स हैं।